हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। पॉलिटी के ऊपर आज हमारी तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास में जाकर देख लें। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था उसका मुख्य कारण था कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। जब जानते हैं आप कि किसी भी कंपनी में जब भ्रष्टाचार बढ़ जाती है तो उसका स्थिति ख़राब हो जाएगा। वही हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थिति ख़राब हो गई थी। इसलिए उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से 10 लाख पाउंड मंगाना पड़ा था। और उसका जो प्रावधान किया गया था, पहले उससे जान लेते। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय ब्रिटेन का क्राउन कौन था? क्राउन जॉर्ज तृतीय था और प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, बता चुके हैं। और हुआ कि जब बंगाल का गवर्नर जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जब पद उसको बढ़ा दिया गया था तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। हुआ क्या, यहाँ जिससे मान लीजिए बंगाल है, ये मद्रास, ये मुंबई। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो बंगाल को हेड बना दिया गया। क्या हेड? और बंगाल के अंतर्गत यानी कि बंगाल के अधीन मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के कारण मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। पहले क्या था, मुंबई अलग काम करता था, मद्रास अलग, बंगाल अलग, तीनों अलग अलग काम करता था, जिससे कि और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। इसलिए दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। और इसका महत्व था, भारत में पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण पड़ा था। पहली बार। भारत में पहली बार ब्रिटिश संसद का नियंत्रण पड़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के कारण। और दूसरा हुआ क्या, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। ये दोनों क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव पड़ा था, इसका महत्व यहाँ आया था। अब आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले कमेंट में आप बता दीजिएगा, जब बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे। आज 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, ये 1781 में आया था। इसको बंगाल जुडिशियल अधिनियम भी कहते हैं। इसका कोई खास असर नहीं रहा, तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में जानना भी नहीं है, बस कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। जब ये बंगाल बंदोबस्त कानून लाया गया था तो वह क्या, जो बंगाल का जितना भी अस्थाई यानी बंगाल का जितना भी निवासी था, सबको सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया था। और बंगाल का गवर्नर जनरल और उसका जो एजुकेटिव काउंसिल जो था, एजुकेटिव काउंसिल जो बनाया गया था, उसको और बंगाल के गवर्नर जनरल को दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया था, मुक्त कर दिया गया था। और तीसरा हुआ था कि राजस्व संबंधी मामला और राजस्व वसूली मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन से मुक्त कर दिया था। बस यही तीन मुख्य बातें था इसका एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ, इसको ज़्यादा डिटेल्स में जानना है बस सिर्फ जान लेते। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन बंदोबस्त कौन कौन लाया गया था 1781 में,
और बस इसको यहीं तक। अब अगला पॉइंट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम जो पड़ा था, प्रधानमंत्री उस समय कौन था? विलियम पिट्स द यंगर। तो इसी के नाम पर पिट्स नाम था क्या? विलियम पिट्स द यंगर। पिट्स द यंगर के नाम पर ही ये पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ा था। यानी कि निर्माणकर्ता कौन हो गया? प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर। उसमें कौन था? जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय जो उसका शासन था, काल था, 1760 से लेकर 1820 तक उसका शासनकाल रहा। इसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए 1760 से 1820 तक जॉर्ज तृतीय ही रहता है। प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द यंगर था। उसका जो पिट्स ने जो ये अधिनियम लाया था, ये कानून लाया था 1784 का एक्ट, उसका मुख्य कारण था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसको खामियों को दूर करने के लिए। देखिए, कोई भी जब कानून लाया जाता है ना, तो एक ही बार में उसको कमी को दूर नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे उसको कमी को दूर किया जाता है। तो उस समय भी बहुत सी खामियां रह गई थी, उसी को दूर करने के लिए एक्ट कमियों को रेगुलेटरी एक्ट की जो खामियां थी, जिसको जो बुराई रह गई थी, उसकी उसी को दूर करने के लिए इस 1784 का एक्ट आया था। कौन लाया? पिट्स द यंगर। तो उसका जो प्रावधान था, प्रावधान क्या क्या उस समय तो नहीं मिटा था 1773 में। तो इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन ला दिया। क्या क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन ला दिया। ऊपर वाला प्रश्न मिटा लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन, ध्यान दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लाया गया था। अब द्वैध शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे लाया जाएगा? द्वैध शासन लाया गया कि एक बना दिया गया द्वैध शासन क्या था? एक बना दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप कोई फिल्म भी देखे होइएगा तो बोलता है कि मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग किया जाए, यानी कि जो शेयर धारक होता है, जो निवेशक होता है, जो उसमें निवेश करता है, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर नाम से स्पष्ट है, जो कंट्रोल करता हो, जो नियंत्रण करता हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ। तो कंपनी का जो मुख्य करता धरता था, सर्वोसर्वा था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। क्योंकि निवेशक कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, शेयर धारक था। तो सर्वोसर्वा कौन हो गया? ये हो जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सिर्फ नियंत्रण करता था। ये कौन हो गया? शेयर धारक। और ये नियंत्रण करता, ये नियंत्रण करता था। अब शेयर धारक तो जो बड़ा बड़ा आदमी होगा, जो कंपनी को जो लीड करता होगा, जो इसमें मुख्य आदमी, जो बड़ा बड़ा आदमी वही ना होगा, जो इसमें जो उपनिवेश करेगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ब्रिटिश क्राउन, उसने बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम खुद करेंगे, यानी कि जो कंपनी है उसको कंट्रोलर मेरे हाथ रहेगा, लेकिन डायरेक्टर आप लोग रहिए। तो कंट्रोलर कौन बन गया? ब्रिटिश क्राउन बन गया था। और उसने कहा क्या? 6 सदस्य वाली क्राउन ने क्या किया? 6 सदस्यों को नियुक्त किया था, इसको नियंत्रण करने के लिए। यानी कि क्राउन का कहना था, आप लोग सिर्फ बिजनेस कीजिए, आप व्यापार कीजिए, राजनीतिक आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं, राजनीतिक हम खुद कर लेंगे।
तो इन लोगों को बोला सिर्फ आप व्यापार कीजिए और राजनीतिक हम पे छोड़ दीजिए। इसलिए क्राउन ने 6 सदस्यों को नियुक्त किया था इसको कंट्रोल करने के लिए, और ये जो 6 सदस्य था इसको बोला जो भी रिपोर्ट होगा उसको क्राउन को सौंपेगा। ये पहला प्रावधान हो गया। जब कंपनी में द्वैध शासन हुआ उसके बाद क्या क्या, गवर्नर जनरल के जो सदस्यों की संख्या 4 थी उसको 3 कर दी गई थी। 4 कब थी? जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय संख्या कितनी थी? 4 थी। कितना? 4 पढ़े होइएगा। जिस उसके बाद जो 20 वर्ष का मोनोपोली भी दिया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तो सदस्यों की संख्या 4 थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई थी। उसके बाद कलकत्ता में कंपनी का राजधानी बनाया गया था। ये और ये दोनों ध्यान दीजिए। और उसके बाद पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया था। कलकत्ता में कंपनी का पूछा जाए कि कंपनी का पहली राजधानी कहाँ बनाया गया था, तो कलकत्ता में बनाया गया था। और पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य मतलब भारत को ब्रिटिश अधिपत्य मतलब ब्रिटिश टेरिटरी पहली बार भारत को कहा गया था। कब? पिट्स इंडिया एक्ट के वक्त। जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था उस वक्त पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिपत्य कहा गया था। तो इतना ही जानना है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। उसके बाद जानेंगे 1786 का जो विशेष अधिनियम आया था उसके बारे में। तो 1786 का जो विशेष अधिनियम आया था वो लाने का मुख्य कारण था कि कर्नवालिस को अब भारत बुलाने का टाइम आ गया था, यानी कि कर्नवालिस भारत आने वाला था। कर्नवालिस अच्छा भी क्या था, कुछ बुरा भी क्या था, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा भी काम कर गया है। इसको सिविल सर्विस का जनक भी कर्नवालिस को कहा जाता है, आप लोग जानते होइएगा। तो इसको लाने का वक्त आ गया था। तो होता है कि कर्नवालिस को जब बोला गया था आप भारत जाइए, तो आने से पहले उसने 2 शर्त रख दिया गया था। उसने बोला हम भारत तो चल जाएंगे लेकिन हमको कुछ कंडीशन है, मेरा कुछ कंडीशन है, अगर आप मानते हैं तब भारत जाएंगे। तो पूछा गया भाई कंडीशन बताओ। तो पहली बताया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया जाए। सेना का प्रमुख कौन किसको बोला बनाने के लिए? गवर्नर जनरल को। और जो सदस्य थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बात मानने के लिए हम बाध्य नहीं होंगे। 2 मुद्दा यानी कि 2 कंडीशन कर्नवालिस ने रखा था, उसके सर पर इसको भारत लाया गया था। तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। जब कर्नवालिस को बुलाने का जब प्रस्ताव आया तो 2 शर्त रखा था। पहला बोला कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया जाए, यानी कि सेना का प्रमुख गवर्नर जनरल को बनाया जाए। और दूसरा बोला कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का शक्ति प्रदान की जाए। क्या बोला? परिषद कौन जानते होइएगा? वही परिषद जो रेगुलेटिंग एक्ट के समय 4 थी और जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उसको कम करके 3 कर दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के समय परिषद कितना था? 4 था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1 घटा के 3 कर दी। यही परिषद इसी परिषद को बोला कि मतलब इसको निर्णय को रद्द करने का शक्ति दिया जाना चाहिए। किसको? गवर्नर जनरल को। तो कर्नवालिस कौन था? कर्नवालिस यही कर्नवालिस है जो उसी समय अमेरिका में युद्ध चल रहा था, लेकिन युद्ध वो हार गया था। लेकिन वो जो है सो आयरलैंड में अच्छा काम किया था, इसलिए उसको भारत बुलाया गया था। और कर्नवालिस को ही सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। किसको? कर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है। और कर्नवालिस ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लाया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? कर्नवालिस ने लाया था। और कर्नवालिस भारत 2 बार आया था। ध्यान दीजिए, कर्नवालिस भारत कितने बार आया था? 2 बार। दो बार भारत आया था। किसके चर्चा करें? कर्नवालिस के। कर्नवालिस 2 बार भारत आया था और इसकी मृत्यु 1805 में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है, वहाँ पर 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब विशेष अधिनियम खत्म हो गया। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 20 वर्ष का क्या दिया गया था? मोनोपोली दिया गया था। हर 20 वर्ष 20 वर्ष 1773 में जाएगा कितना आ जाएगा? 1793। अब
उस वक्त मोनोपोली दिया गया था 20 वर्ष का। अब आएगा चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो 1793 का चार्टर एक्ट था, ये प्रथम चार्टर एक्ट था। प्रथम चार्टर एक्ट था। इसमें बात क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा गया था। अगले 20 वर्ष के लिए क्या किया गया? प्रशासनिक और व्यापार और प्रशासनिक दोनों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। दूसरा क्या हुआ? वेतन भारतीय राजस्व देने की बात की। अब देखिए यहाँ ये क्या बात है। वेतन पहले होता था कि जो भारत में जो कंपनी का जो आला अधिकारी था, उसको भारत का राजस्व से वेतन दिया जाता। लेकिन अब क्या हुआ? 1793 का जो प्रथम चार्टर एक्ट था, इसके तहत क्या किया, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जो इसमें आला अधिकारी है, सभी को जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी भारतीय राजस्व से, जो ब्रिटेन में भी अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है तो उसको भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाएगा। ये बात हुआ दूसरा। तीसरा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिल गई थी। अब हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति दे दिया गया कि आपका अगर मर्जी है तो आप किसी को व्यापार करने की आप अनुमति दे सकते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ऑर्डर मतलब शक्ति मिल गया कि अब ये चाहेगा तो किसी को भी मतलब भारत में व्यापार करने के लिए बुला सकता है। किसके पास शक्ति है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ना कि क्राउन के पास या अदर किसी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया था, शक्ति दिया गया था। तो बस ये तीन ही मुख्य बातें हैं चार्टर एक्ट 1793 पे, यानी कि प्रथम चार्टर एक्ट। अब दूसरा चार्टर एक्ट देख लेते हैं। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट आया। ये कौन है? दूसरा चार्टर एक्ट है। प्रथम 1793 में, दूसरा 1813 में। जब दूसरा चार्टर एक्ट आया उस समय क्राउन कौन था? जॉर्ज तृतीय। क्राउन जॉर्ज तृतीय और बंगाल का गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था। मिंटो प्रथम का शासनकाल जो है 1807 से 1813 तक रहा। लेकिन शासनकाल उतना जरूरी नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जब चार्टर एक्ट दूसरा आया था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो प्रथम था। तो इसका प्रावधान क्या था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कमी कर दिया गया था। अजी जब दूसरा चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या किया गया कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार में कमी कर दी गई थी और प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब बात आता है कि कंपनी को व्यापारिक अधिकार में कमी क्यों किया गया, उससे पहले क्यों नहीं किया गया? तो हुआ क्या, बात आती है 1750 के आसपास का। (1750 के आसपास ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति होती है कब? 1750 के आसपास। अब देखिए औद्योगिक क्रांति मतलब क्या? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहले था कि औद्योगिक क्रांति से पहले कोई भी सामान मजदूर अपना बनाता था, आदमी से काम करवाया जाता था। लेकिन जब मशीन आ जाता है तो कम कोई भी चीज़ ज़्यादा बनेगा। यानी कि समझ लीजिए जैसे पहले हम 10 साबुन बनाते थे, ठीक, जब हमारे पास मशीन आ जाएगा तो हम सामान जब बढ़ जाएगा। तो वही हुआ कि जब दूसरा चार्टर एक्ट आया तो व्यापारिक अधिकार कम कर दिया गया था। कम करने का कारण था कि ब्रिटेन में 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई। तब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगा था। यानी कि कोई सामान पहले 10 बनता था, अब बन गया 100। अब जब सामान आपके पास ज़्यादा हो गया तो उसको बेचने के लिए आपको जगह चाहिए। पहले था लिमिट में बनता था, वहीं पे ख़त्म हो जाता था। अब जब क्रांति हुई, रिवोल्यूशन आया, रिवोल्यूशन होने के बाद जब कोई भी सामान जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगा तो उसको आपको बेचने के लिए कोई जगह चाहिए। तो भारत ही एक ऐसा देश था, भारत में भी जानते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जनसंख्या ज़्यादा था, अच्छा यहाँ प्रॉफिट भी होता था। तो वहाँ जो क्रांति हुआ, जो वहाँ जो व्यापार था, छोटा मोटा व्यापार, उसने क्या किया, ब्रिटिश सांसद पे दबाव बनाने लगा कि सर हमको वहाँ पे भारत में व्यापार करने की अनुमति दीजिए। लेकिन ब्रिटिश सांसद क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ दिया था। लेकिन जब अब एक आदमी जाएगा तो करेगा नहीं, तो बहुत सारे आदमी मतलब बहुत सारे व्यापारियों ने जाकर ब्रिटिश सांसद पे दबाव बनाया। जब दबाव बनाया तब ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में कुछ कमी कर दी गई थी। अब देखिए क्या कमी हुआ था। पहले तो औद्योगिक क्रांति हुई थी, अब क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास
सब ठीक था, बस 3 व्यापार को छोड़कर, मतलब 3 ऐसा व्यापार था जिसको सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता था। कौन कौन? पहला, चीन के साथ व्यापार। दूसरा, चाय का व्यापार। और तीसरा, अफीम का व्यापार। देखिए, चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार। प्रशासनिक मतलब व्यापारिक किसमें कमी किया था? व्यापारिक अधिकार में। व्यापारिक अधिकार में कमी करने पर भी इसको 3 चीज़ का अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। यानी कि चीन के साथ चीनी नहीं, चीन बोल रहे हैं, चाइना, चीन के साथ व्यापार करेगा सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार, ये जो तीनों चीज़ है, और तीनों चीज़ को अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। यानी कि इसके सिवा और कोई व्यापार इस चीज़ का नहीं कर सकता। और बाकी जितना भी व्यापार है सब मिलके करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भी करेगा, जितना भी व्यापारी आएगा सब मिलके बाकी व्यापार। लेकिन ये 3 व्यापार जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। जब कमी की गई ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में कमी, तो अब मतलब 3 चीज़ तो उसके पास था, अफीम, चाय और चीन के साथ व्यापार। सिर्फ और सिर्फ कौन करता? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हुआ क्या, अब ब्रिटेन को कोई भी व्यापार अब भारत में 3 चीज़ के छोड़कर सब व्यापार कर सकता है। अब जब व्यापार कर सकता है तो ब्रिटिश कंपनी और नागरिक को भारत में आने का अनुमति मिल गई थी। अब देखिए क्या, ब्रिटिश कंपनी, इससे पहले ब्रिटिश कोई भी कंपनी भारत नहीं आ सकता। लेकिन जब दूसरा चार्टर एक्ट में 1813 का चार्टर एक्ट आया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक कम कर देते, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रशासनिक, व्यापारिक सिर्फ कम किया गया था। प्रशासनिक को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन व्यापार को कुछ कम किया गया था। उसमें क्या हुआ, अब जब कम किया गया था तो ब्रिटिश वाला आएगा, अदर कंपनी आएगा। आप देखिए, पहले हुआ सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करता था, तो लिमिट मात्रा में कलर के टाइप का, मतलब उच्च अधिकारी जो था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ही था। वो क्या करता था, ब्रिटिश से ही अच्छा अधिकारी, मतलब उच्च पदाधिकारी था, उसे ब्रिटिश से ही मंगा लेता था और वहीं से मंगा के यहाँ कम करवाता था। लेकिन अब हुआ क्या, अब तो ब्रिटिश सिर्फ प्रधान, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रधान है, अब तो अदर कंपनी भी आ गया। अब अदर कंपनी, हज़ारों कंपनी आएगा। अब हज़ारों कंपनी जब आएगा तो अब हज़ारों जितना कंपनी आएगा सब तो अपना ब्रिटिश कलर के उच्च पदाधिकारी को तो लेकर आएगा नहीं। उसको क्या चाहिए, उसको तब जहाँ जाएगा, कोई भी कंपनी कहीं जाता है तो वो अपने साथ कलर की या कोई भी चीज़ जो पदाधिकारी होता है उसको लेकर नहीं आता, जहाँ जाता है वहीं से उसको चुनता है। वहाँ पहले एक था तो लेकर आ जाता था, लेकिन अब तो हज़ारों हो गया। तो अब क्या चाहिए, भारत में शिक्षा चाहिए। शिक्षा क्यों चाहिए? क्योंकि अब इसको कलर के टाइप का अधिकारी चाहिए, क्योंकि ये था इंग्लिश पढ़ा लिखा था, यानी कि इसको इंग्लिश का जानकार चाहिए, अच्छा शिक्षित व्यक्ति चाहिए। तो अब होगा कि शिक्षा में जोर दिया जाएगा, शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पहले देखिए क्या हुआ, जैसे ही कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये कंपनी था, पहले कुछ पदाधिकारियों की ज़रूरत थी। एक कंपनी था, लिमिट में ज़रूरत रहेगी, 2-4, मतलब कोई भी लिमिट रहेगा। अब हुआ कि जब इसको अनुमति दे दी गई, अब यहाँ पे बहुत सारे मानिए कलर के लेवल के पहले कुछ कलर के लेवल का ज़रूरत था। अब जब बहुत सारी कंपनियाँ आएगी तो बहुत सारे कलर के लेवल की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी, पहले एक था, एक को ले आएगा। अब ये जो हज़ारों यहाँ मान लीजिए ब्रिटिश,
अब यहाँ से जो इतना आएगा कंपनी, तो हर कंपनी तो अपने साथ लेकर आएगा नहीं। अब इसको भारत से ही चुनेगा, भारत में ही इसको ज़रूरत पड़ेगी, भारत से ही चूज करेगा। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि अब भारत में जो व्यक्ति रह रहा है उसको शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षा पे जोर देना पड़ेगा, तब अब ये शिक्षा पे जोर देगा। तो अब क्या हुआ, चूँकि अब व्यापारिक कंपनियां भारत आ गई, तो भारत आ गए तो उसको शिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। जब शिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो लोग इंग्लिश जानता, तो इंग्लिश को जानकार चाहिए। तो पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया का खर्च किया गया था। इसको टिक मार लीजिएगा। पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया का खर्च कब किया गया था? दूसरा चार्टर एक्ट में। क्यों? जब बहुत सारी कंपनियां आएगी तो उसको तो भाई यहाँ का आदमी चाहिए, क्लर्क चाहिए, कोई भी लेवल का आदमी हो, अच्छा पदाधिकारी हो, तो भारतीय चाहिए, सब तो अपने साथ लाएगा नहीं। इसलिए पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपये का खर्च किया गया और भारतीय साहित्य एवं विज्ञान पर जोर दिया गया था। साहित्य पर जोर देगा तभी तो लोग अच्छा से पढ़ेगा। साहित्य मतलब क्या हुआ? साहित्य लिटरेचर हुआ। साहित्य पर जोर देगा तभी तो सब आदमी अच्छा से पढ़ेगा, जिससे ये चूज करके अपने कंपनी में रख लेगा। ये हो गया। उसके बाद होता है कि इसी चार्टर एक्ट में पहली बार ईसाई मशीनरी को बुलाया जाता है, निमंत्रण होता है। लीजिए। क्या होता है? ईसाई मशीनरियों को पहली बार बुलाया जाता है। ईसाई मशीनरी क्यों? मशीनरी होता है कि धर्म प्रचारक होता है। किसी भी धर्म को जो प्रचार करने वाला था उसी को मशीनरी कहा जाता है। अब ईसाई कहाँ से बुलाएगा? ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से पहली बार, वो में पहली बार ईसाई मशीनरी को बुलाया गया था। कब? 1813 के चार्टर एक्ट दूसरा के दौर, मतलब दूसरा चार्टर एक्ट में ईसाई मशीनरी क्यों हुआ? मशीनरी मतलब धर्म प्रचारक, यानी कि अब धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मशीनरी को बुलाया गया। यानी कि ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए, भारत में फैलाने के लिए दूसरा चार्टर एक्ट में इसको बुलाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता। उस वक्त कोलकाता हेडक्वार्टर कहाँ रहा था इसका? कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था। और एक और बात हुआ, स्थानीय लोगों को करारोपण की शक्ति दी गई। उसके बाद क्या कि स्थानीय लोग जो था, यानी कि लोकल बॉडी को भी टैक्स वसूलने का पावर दे दी गई थी। तो करारोपण मतलब क्या? टैक्स वसूल करना, यानी कि लोकल बॉडी को भी टैक्स वसूलने की पावर दी गई थी। ये था चार्टर एक्ट दूसरा। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आशा होगा आप लोग को अच्छा तरह समझ आएगा। जो हम लिख देते हैं उसको आप लोग भी कॉपी में उतारते चलिएगा। जिस तरह से बोलते जाते हैं, हो सकता है हम जो लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा लिखने में अशुद्धि आ जाता होगा। हिंदी वर्ड में हर्षिकार दीर्घिकार कुछ गलत हो सकता है। इसके लिए ये कोई मतलब एग्ज़ाम हम इंटर चाहे 10th लेवल का एग्जाम नहीं, कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। इसमें आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उस सब पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। थोड़ा हमारा गलती हो सकता है, ये नहीं बोलते हम 100% शुद्ध ही लिखेंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगेगा आप लोगों को तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद।